Welcome dear students. Today in this video we will discuss about Phytophthora. Phytophthora it's a fungus and this topic is part of BSc first semester, the syllabus designed for NEP 2020. Botany first paper, unit 3rd. मोहनलाल सखाड़िया विश्वविद्यालय के BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी फर्स्ट में यूनिट 3rd में हमें लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थोरा के बारे में पढ़ना है। और आज इस वीडियो में हम फाइटोप्थोरा कवक के बारे में जानते हैं कि यह कवक के तंतु कैसे होते हैं और यह अपना रिप्रोडक्शन, अपना जनन कैसे करती है, इसका लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र कैसे चलता है। फाइटोप्थोरा के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन के। 1845 से 1846 के बीच में आयरलैंड में एक बहुत ही डिजास्टरस अकाल पड़ा था और वह ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से फेमस हुआ था, जिस समय आलू की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। केवल 2% प्रोडक्शन रहा था और उसने उस देश की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया कि 10 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 15 लाख से अधिक पीपल जो थे वे नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट कर गए। यह अकाल क्रिएट करने वाले कवक के बारे में सबसे पहले सी मोंटैन एक फ्रेंच आर्मी डॉक्टर थे, उन्होंने 1845 में बताया था और उसे उन्होंने बोट्राइटिस इन्फेस्टेंस के नाम से नेम दिया था। उसके बाद में एंटोन डी बेरी एक जर्मन साइंटिस्ट ने उस अकाल के कॉज को बहुत डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने इस फंगस का नाम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस रखा और इस डिजीज का नाम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बताया। 1861 और 1863 में उन्होंने इस पर शोध कर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए और जिसके आधार पर इसका नाम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस रखा गया और यह बताया गया कि इसका ओरिजिन मैक्सिको में हुआ था और उसके बाद वहां से ये यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में फैला। तो ये एक बहुत ही डिजास्टरस रोग हुआ था जिसकी वजह से कंप्लीटली उस देश की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई और इसी वजह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंगस को वर्ल्ड में जाना जाता है। नाउ लेट्स सी फाइटोप्थोरा। व्हाट इज फाइटोप्थोरा? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोन एंड थोरे। फाइटोन का तात्पर्य है प्लांट और थोरे का मतलब है डिस्ट्रक्शन, अर्थात ऐसा कवक जो पूरे पौधे को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे खत्म कर देता है। और यह जो रोग पैदा करता है उसका नाम हमने देख ही लिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अर्थात आलू की पछेती अंगमारी से कहा जाता है और लगभग इसकी 50 से भी अधिक स्पीशीज की खोज हो चुकी है। और इस रोग के जो लक्षण है उस लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं कई जगहों पे, जहां आप देख सकते हैं पत्ती के जलने के निशान दिखते हैं और जहां जहां फंगस का कॉलोनाइजेशन होता जाता है वहां वहां टिश्यू सड़ते चले जाते हैं, नेक्रोसिस होती चली जाती है और ब्लाइट अर्थात जले हुए का सिम्टम जो है वो नजर आने लगता है। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटोप्थोरा फंगस एज गिवन बाय अलेक्सोपोलस 1960। तो अलेक्सोपोलस ने, जैसा कि हमने पहले भी हमारे वर्गीकरण सिस्टम में पढ़ लिया था, कि उन्होंने 1962 में जो वर्गीकरण दिया था उसमें कवक को उन्होंने प्लांटी किंगडम में रखा था। तो यहाँ किंगडम प्लांटी है, डिवीजन माइकोटा है, सब डिवीजन यू माइकोटीना है और क्लास ऊमाइसिटिस है। जो याद रखने वाली बात है कि फाइटोप्थोरा ऊमाइसिटीज का सदस्य है और इसके एक ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स के अंदर पाई जाने वाली फैमिली पाइथिएसी का यह मेंबर है। फाइटोप्थोरा इसका जीनस है और इन्फेस्टेंस जो इसकी सबसे वेल नोन प्रजाति है वो इसकी जाति कहलाती है। और हम अगर इस वर्गीकरण को थोड़ा डिटेल में देखें तो क्लास ऊमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और उसको डिवाइड करने के पीछे जो कैरेक्टर लिया गया था वो ये था, जूस्पोर्स ऑलवेज फॉर्म्ड विद इन स्पोरेंजियम। वो इसके 2 ऑर्डर्स के लिए पाया गया, पहला सेप्रोलैग्नियल्स और दूसरा लेप्टोमिटिल्स। और जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो ये था कि जूस्पोर्स फॉर्म्ड विद इन स्पोरेंजियम और इफ नॉट देन दे यूजुअली अराइज विद इन अ वेसिकल अराइजिंग फ्रॉम द स्पोरेंजियम। और इसके अंदर भी 2 ऑर्डर्स बताए गए, पहला लेजिनिडियल्स था और दूसरा पेरेनोस्पोरेल्स था। लेजिनिडियल्स के जो सदस्य हैं वे होलोकार्पिस फंगस को बिलोंग करते हैं और पेरेनोस्पोरेल्स के जो फंगस हैं वे यूकार्पिक होते हैं। यूकार्पिक का तात्पर्य मेरे पूर्व के वीडियोस में आपने जाना होगा। यूकार्पिक का तात्पर्य है जब फंगस का एक पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने में यूज में होता है। तो नाउ हमने देखा कि ऊमाइसिटीज के 4 ऑर्डर्स हैं, पहला सेप्रोलैग्नियल्स, दूसरा लेप्टोमिटिल्स, तीसरा लेजिनिडियल्स और चौथा है पेरेनोस्पोरेल्स। इस पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर के अंदर 3 फैमिलीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, पहली पाइथिएसी, दूसरी एल्बुजिनेसी एंड तीसरी पेरेनोस्पोरेसी। और इनको डिवाइड करने के पीछे जो कैरेक्टर था वो ये था, स्पोरेंजियोफोर व्हेन सिमिलर टू द सोमेटिक हाइफा एंड ऑल दीज आर नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट और दे आर सैप्रोफाइट सैप्रोब्स।
जबकि इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था स्पोरेंजियोफोर इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम इट्स सोमेटिक हाइफी and all fungi present in these families are all obligate parasites. तो पहले वाले कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें स्पोरेंजियोफोर और सोमेटिक हाइफा जो है उन दोनों में कोई अंतर दिखता नहीं है, दोनों सेम दिखते हैं, उसमें एक फैमिली आती है, उसका नाम है पाइथिएसी। और पाइथिएसी फैमिली के अंदर दो इंपॉर्टेंट कवक हैं जो वेल नोन है। पहला है पाइथियम और दूसरा है फाइटोप्थोरा। इनिशियली पाइथियम और फाइटोप्थोरा दोनों को मर्ज कर दिया गया था, परंतु बाद में यह पता लगाया गया कि पाइथियम जो है उसमें कभी हॉस्टोरियम नहीं बनते हैं, चूषकांक नहीं बनते हैं, जबकि फाइटोप्थोरा की कुछ स्पीशीज में चूषकांक बनते हैं और इसलिए इन दोनों ही स्पीशीज को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहली इसकी फैमिली पाइथिएसी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फाइटोप्थोरा, और दूसरा जो कैरेक्टर था जिसमें ऑल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं और जिसमें स्पोरेंजियोफोर और सोमेटिक हाइफा में दोनों में अंतर दिखता है, उसमें दो फैमिली हैं। पहली एल्बुजिनेसी, जिसमें वेल नोन एक कवक है एल्बुगो, और दूसरा है पेरनोस्पोरेसी, जिसमें वेल नोन कवक आता है पेरनोस्पोरा। इसके अलावा और भी है इसमें स्क्लेरोस्पोरा, ब्रेमिया, प्लाज्मोपोरा। तो हम आज इस वीडियो में देखते हैं पाइथिएसी फैमिली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर फाइटोप्थोरा के बारे में। फाइटोप्थोरा की जैसे बारे में मैंने पहले बताया कि लगभग 50 स्पीशीज है, इसमें से वेल नोन स्पीशीज जो इसकी है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो सोलेनेसी फैमिली के कई मेंबर्स में ये रोग पैदा करती है। इसके अलावा इसकी एक और जाति है फाइटोप्थोरा कोलोकेशियाई, जो कि कोलोकेशिया अरबी के पत्तों पे रोग पैदा करती है। उसके अलावा है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, जो कि लीफ ब्लाइट ऑफ सीसेम अर्थात तिल्ली के अंदर लीफ ब्लाइट रोग पैदा करती है। एक और जाति है फाइटोप्थोरा सिनेमोमी, जो कि एवोकाडो, पाइनएप्पल, इनकी जड़ों में और यूकेलिप्टस, इन पौधों के ऊपर ये ब्लाइट रोग पैदा करती है। तो परंतु सबसे कॉमन इसकी जो स्पीशीज है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसके बारे में हम डिटेल में आज यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कवक सोमेटिक स्ट्रक्चर, इसकी कायिक संरचना कैसी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊमाइसीटीज के जो कवक होते हैं उनका जो तंतु होता है वो असेप्टेट होता है, तो इसमें पट नहीं होते हैं, और पट नहीं होने की वजह से वो सिनोसिटिक होता है, संकेंद्रिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जिसमें उस जो हाइफा है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस एक साथ बिखरे हुए होते हैं एक नली के अंदर। और हाइफा इसका ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, और स्पेशली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊमाइसीटीज के मेंबर्स डिप्लॉयड होते हैं, तो फाइटोप्थोरा भी डिप्लॉयड होता है और इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि सारे ऊमाइसीटीज के मेंबर्स में बनी होती है। और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोबायोटिक डिप्लॉयड टाइप की होती है। हमने लाइफ साइकिल पैटर्न्स पढ़े थे, जिसे हम HD कहते हैं। हैप्लोबायोटिक डिप्लॉयड एक ही लाइफ फॉर्म है जो कि डिप्लॉयड है, और गैमेटेंजियल मियोसिस जिसके अंदर होती है, अर्थात गैमेटेंजिया बनने, युग्मक धानियां बनने से पहले जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाउस्टोरिया चूषकांक बनाते हैं। वो चूषकांक या तो फिंगर शेप्ड हो सकते हैं या बटन के आकार के चूषकांक होते हैं, अर्थात ये पैरासिटिक मोड में जीवन यापन कर सकते हैं। और ये एक ब्रीफ डायग्राम है जो मैंने कैसल एंड फॉर्ज 2006 से लिया है, और जहाँ पे हम फाइटोप्थोरा की एक लाइफ साइकिल देख रहे हैं। यहाँ हम इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को ही देख रहे हैं। ये एक लीफ ब्लाइट से इन्फेक्टेड एक पोटैटो प्लांट है और उसकी लीव्स हैं, और उसमें ये बताया गया है किस तरह से स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया लगती हैं, और स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो जूस्पोर्स के थ्रू या डायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है, जिससे अगेन नई स्पोरेंजिया बनती जाती हैं और रीइन्फेक्शन होता रहता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तब उसमें गैमेटेंजिया बनती है, यानी एंथ्रेडिया और ऊगोनिया बनती है। और एंथ्रेडिया ऊगोनिया जो है उनसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरियोगेमी होगी तब उसके बाद ऊस्पोर बनेगा, और फिर वो ऊस्पोर जो है वो जब विंटर के अंदर डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा एंड देन अगेन वो जर्मिनेट होगा स्पोरेंजिया बना के स्प्रिंग सीजन के अंदर। तो ये एक ब्रीफ यहाँ पे लाइफ साइकिल है, जिसको थोड़ा सा आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इस कवक को जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली इसकी कुछ स्पीशीज जो है 2 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रोथ कर लेती हैं, परंतु 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया जाता है कि इस माइसिलियम की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। तो जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बसंत ऋतु जब आती है, तो पोटैटो के प्लांट्स में जो डिजीज ट्यूबर्स जो खेत में पड़े रह जाते हैं उनके थ्रू या कल पाइल्स के अंदर या सीड्स के थ्रू वेजिटेटिवली भी ये जो है इन्फेक्शन रीअकर हो जाता है। और जब इसकी फेवरेबल ग्रोथ के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो ये फंगस जो है वो उस प्लांट के टिश्यूज से ग्रोथ करती है और लगभग 200 स्पोरेंजिया भी उसके एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट्स पे बना सकती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्पोरेंजिया के प्रोडक्शन में वो है एरेशन कंडीशंस, लाइट की कंडीशंस, न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अर्थात कितना तापमान और कितनी आर्द्रता है। जब
इसको कल्चर किया गया तो पाया गया कि 9 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए बड़ा उपयुक्त तापमान है जिस पर अबेंडेंट स्पोरेंजिया बन जाती हैं, और 14 घंटे के अंदर इसके अंदर अधिक से अधिक स्पोरेंजिया बनने के लिए 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज बताया गया। परंतु जब लोअर टेम्परेचर होता जाता है, जब 9 से 15 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, तब इसको ग्रो करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में 48 घंटे अर्थात 2 दिन का इंतजार करना होता है। और 100% ह्यूमिडिटी अगर है तो वो उसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मानी जाती है, और 91% मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता की वैल्यू अगर होती है वातावरण में, तभी जा करके इसकी स्पोरेंजिया जो है उसका प्रोडक्शन हो सकता है, बीजाणुधानियों का प्रोडक्शन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके स्पोरेंजियोफोर्स, इसकी स्पोरेंजिया किस तरह की होती हैं। हम जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब वो स्पोर्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पोर्स कहाँ लग रहे हैं। स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियोफोर्स पे लगते हैं अर्थात बीजाणुधानियों पे लगते हैं। और बीजाणुधानियां जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो याद रखने वाली बात है कि इसकी बीजाणुधानियां सिम्पोडियली ब्रांच्ड हो जाती हैं और जिनकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, जो असीमित वृद्धि वाली होती है। यहाँ पे हम एक स्पोरेंजियोफोर देख रहे हैं जो सिम्पोडियल ग्रोथ दिखा रहा है। और स्पोरेंजिया कैसी होती है? स्पोरेंजिया लेमन शेप्ड होती है, नींबू के आकार की देख सकते हैं आप, यहाँ पे नींबू के आकार की है। और सबसे खास बात है कि ऊपर पेपिलेट है, एक छोटी सी पेपिला इसके टिप्स पे पाई जा रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये पाई जा रही है। और ऑन द पोटैटो ट्यूबर स्पोरेंजियोफोर्स अपीयर इन द लार्ज नंबर्स ऑन द कट सर्फेसेस, बट दे नॉर्मली पुश थ्रू द लेंटिसल्स और द इंजर्ड पोर्शंस ऑफ द स्किल, उससे बाहर निकल करके आ जाती है। और स्पोरेंजिया की जर्मिनेशन का जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो बताया जाता है कि 1.5 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त तापमान होता है, तब स्पोरेंजिया जर्मिनेशन अंकुरित हो सकती है। और 20 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया है तो बीजाणुओं की जो वायबिलिटी है, स्पोरेंजिया की जो वायबिलिटी है, उसकी सक्रियता जो है वो खत्म हो जाती है 1 से 3 घंटे में अगर ड्राई एयर है, और अगर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट एयर है, तो 5 से 15 घंटे के बाद ये जो स्पोरेंजिया हैं उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखने के लिए वो ये है कि फाइटोप्थोरा में स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। स्पोरेंजियोफोर इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम द सोमेटिक माइसीलियम, और इस कैरेक्टर में ये पाइथियम और फाइटोप्थोरा दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सिम्पोडियल ग्रोथ की मैंने बात बताई थी उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया गया है कि अगर स्पोरेंजियम बहुत हैवी है और अगर वो स्पोरेंजियोफोर को प्रेस कर रही है तब उसकी टिप जो है वो श्रिंक हो जाती है अनइवनली, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, और उसका डेवलपमेंट इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। उससे स्पोरेंजियम जो है वो लेटरल साइड में, पार्श्व साइड में शिफ्ट होती चली जाती है, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता जाता है अगेन एंड अगेन। इस तरह से स्पोरेंजियम बनती जाती है और प्रेशर पड़ता जाता है, और इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक बेसल स्वेलिंग जो है स्पोरेंजियम के नीचे रेगुलर इंटरवल्स पे पड़ती चली जाती है, और इसलिए इसे सिम्पोडियल ग्रोथ हम कहते हैं। तो यहाँ एक बात याद रखनी है कि स्पोरेंजियोफोर इज स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम द सोमेटिक माइसीलियम, एंड सिम्पोडियल ग्रोथ जो होती है वो इसमें पाई जाती है। उसके बाद जो इसके आसपास में जितने भी पौधे मिल रहे हैं वहां पे स्पोरेंजिया का जो ट्रांसफर है वो तो पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू होता चला जाता है, तो आसपास के पौधे भी इन्फेक्टेड होते चले जाते हैं। उसके बाद जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रतिशत आर्द्रता जो है 100% से जब कम हो जाती है तो स्पोरेंजिया जो है कुछ ही घंटों के अंदर खत्म हो जाती हैं, और जब उपयुक्त पानी की प्रेजेंस होती है तो स्पोरेंजियम जो है वो जर्मिनेट करती हैं। उसके जर्मिनेट होने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो या तो डायरेक्टली जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट हो सकती है, और वो जर्म ट्यूब सीधा किसी भी पौधे के जो पत्ती में जो स्टोमा अर्थात रंध्र है उसमें एंटर करके पौधे को इन्फेक्ट कर सकता है, और या फिर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है जू स्पोर्स के जरिए। तो जब लो टेम्परेचर होता है तब जू स्पोर्स बनते हैं, और जब हाई टेम्परेचर होता है तब जर्म ट्यूब से डायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है। तो डायरेक्ट जर्मिनेशन अगर होना है तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, और जब लो टेम्परेचर है अर्थात ऑप्टिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तब इनडायरेक्ट जर्मिनेशन अर्थात जू स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेशन होता है। और जू स्पोर्स अगर बनते हैं जब लो टेम्परेचर होता है तो फिर कुछ देर तक पानी की एक फिल्म में धीरे धीरे 15 मिनट तक उसमें स्विम करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है तब तक वो स्विम करते रहते हैं, और इवेंचुअली अंत में वे एंसिस्टमेंट कर लेते हैं सिस्ट पुटिका के रूप में, उस जो होस्ट है उसकी पत्तियों पे, उसके तने पे वहां जर्मिनेट करते हैं जर्म ट्यूब के द्वारा अल्टीमेटली। और जर्म ट्यूब जो है वो एप्रीसोरियम बनाती है, जिसके थ्रू बाद में एक छोटा सा इन्फेक्शन पैग जो है वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है डायरेक्टली, या तो एपिडर्मल सेल के थ्रू या फिर किसी रंध्र के थ्रू वो अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फाइटोप्थोरा जो है वो एप्रीसोरियम बनाता है। हमने देखा एप्रीसोरियम एप्रेशन अर्थात व्हेन टू थिंग्स आर प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर
फोर्स इज अप्लाइड इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रही हैं, उसे एप्रेशन कह रहे हैं। तो उस एप्रीसोरियम एक स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो पैथोजन को अंदर एंट्री देता नहीं है कि किसी तरह ये जो भी फंगस है कोई रोग कारक अंदर एंट्री करे, परंतु जो जर्म ट्यूब है वो ट्राई करती है अंदर स्टोमेटा के अंदर पेंट्रेट करने के लिए, और स्टोमेटा भी अपना प्रेशर लगाता है, जर्म ट्यूब भी अपना प्रेशर लगाती है, और जर्म ट्यूब धीरे धीरे श्रिंक होती जाती है एप्रेशन की वजह से, और उसके बाद एपिडर्मिस में स्ट्रेस हो जाता है और इस वजह से एक छोटा सा इन्फेक्शन पैग है वो अंदर भेजा जाता है, और जब वो इन्फेक्शन पैग एक बार अंदर चला जाता है, एक बार अंदर होस्ट के अंदर चला गया, तो उसके बाद फिर इट इज किंग ऑफ द डिजीज, फिर वो पूरे होस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। और जू स्पोर्स जो हैं उस वो बनने के लिए भी बताया जाता है कि इसके जो कंटेंट्स हैं दे विल डिवाइड इन द स्पोरेंजियम ओनली, और वहां पे कोई पुटिका के अंदर जू स्पोर नहीं बनते हैं, जू स्पोर डायरेक्टली स्पोरेंजियम के अंदर बन जाते हैं और फिर उसका एंसिस्टमेंट होता है और जर्मिनेशन होता चला जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो तरीके हैं, या तो स्पोरेंजिया जर्मिनेशन करने के लिए जर्म ट्यूब का सहारा लेगी, और या फिर वो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के करके यानी जू स्पोर बनाएगी और जू स्पोर के बाद जर्म ट्यूब बनेगी, और फिर उसके बाद वो इन्फेक्शन पैग अंदर होस्ट लीफ के अंदर भेजेंगे और होस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड नाउ वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे इस प्रजाति के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कई सालों तक लोग सोचते थे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो थे वो डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में भी पता नहीं था। और बेसिकली जब क्लिंटन 1911 में आए, उन्होंने इसकी फर्स्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट दी कि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। उन्होंने इस फंगस के सारे पैथोजेंस के जितने भी स्ट्रेन्स थे उन सबको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने देखा कि उनके अंदर ऊस्पोर बनता है, तो उन्होंने पाया कि ये एक हेट्रोथेलिक फंगस है, अर्थात जिसको दो अलग अलग स्ट्रेन्स चाहिए, जैसे A1 स्ट्रेन और A2 स्ट्रेन, तभी जाकर के उन दो अपोजिट मेटिंग टाइप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। इसके अलावा हमने देख लिया कि ये फंगस यूकार्पिक है, अर्थात जो कवक का माइसीलियम है, जो कवक जाल है, उसका कुछ ही पोर्शन जो है वो सेक्स ऑर्गन्स बनाने में यूज में आता है। तो हमने oomacetes के अंदर देखा है कि इसके अंदर किस प्रकार से सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। इसके अंदर बेसिकली गैमेटेंजिया बन रही हैं, और गैमेटेंजिया बनने से पहले ही मियोसिस हो जाती है, क्योंकि oomacetes के मेंबर्स डिप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड जो होते हैं उनसे हैप्लॉयड गैमेटेंजिया बनती है, एंथ्रिडिया और oogonia बनती है। उसी पहले मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो एंथ्रिडिया और oogonia जो है वो दोनों अलग अलग स्ट्रेन्स, A1 स्ट्रेन जैसे फॉर एग्जांपल और A2 स्ट्रेन, उन दोनों पे अलग अलग बनेगी। अगर वो दोनों कंपैटिबल होंगे तो वो एंथ्रिडिया और oogonia पास में आएंगे और एम्फीगाइनस पोजीशन ले लेंगे। एम्फीगाइनस पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो उस oomacetes के कुछ कवक में देखने को मिलती है, जहां आप देख रहे हैं एंथ्रिडियम इज पंक्चर्ड बाय द oogonia और which grows through it and develops into a globose structure above the anthridium। जो oogonia है वो एंथ्रिडियम को पंक्चर करती हुई बाहर निकल के आ जाती है और उसके चारों तरफ से इस तरीके से बाहर निकल के आके उसको कवर कर लेती है। एंड द मैच्योर एंथ्रिडियम इट फॉर्म्स अ फनल शेप्ड कॉलर, एक कॉलर बना देती है। oogonia है, ये oogonia है गोल, और इसके चारों तरफ ये जो एंथ्रिडिया है वो एक कॉलर बना लेती है जो फनल शेप्ड है, कीप के आकार का है, उसके बेस पे, इस oogonia के बेस पे रहता है। इस प्रकार की पोजीशन को एम्फीगाइनस पोजीशन कहते हैं। और इस एम्फीगाइनस पोजीशन के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन का वो मल्टी न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है। और इसका जो जर्मिनेशन पैटर्न होता है, जब इनके अंदर फ्यूजन हो गया, ये दोनों में कैरियोगेमी हो गई तो ऊस्पोर बना, और जो ऊस्पोर बना उसका जर्मिनेशन बहुत सिंपल है, डायरेक्टली जर्म ट्यूब के थ्रू हो सकता है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में। कुछ स्पीशीज जो होती हैं जैसे कि फाइटोप्थोरा सिट्रिकोला है, उसमें जर्म ट्यूब्स जो हैं जो कि ऊस्पोर से या oogonia से जो बन रही हैं वो लंबी हो जाती हैं और ब्रांचिंग कर लेती हैं और डायरेक्टली माइसीलिया बना देती हैं इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बनाने के बजाय डायरेक्टली माइसीलियम बनाना शुरू कर देती हैं। और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ फाइटोप्थोरा में हम देखते हैं कि उनको किसी भी स्रोत से आइसोलेट करना, उसको अलग करना बड़ा डिफिकल्ट है। फ्रेश इन्फेक्शन से इसको आइसोलेट करना बहुत ईजी होता है। और फाइटोप्थोरा की जितनी भी स्पीशीज हैं दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, और इसीलिए उसको कल्चर में ग्रो करना है तो उसके लिए स्पेशल हमको न्यूट्रिशनल इनपुट्स देने होंगे, तभी उसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की डिजीज करता है, जिसने एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फेमाइन क्रिएट किया था, द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन। और इस फंगस के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना कि ये oomacetes का एक बड़ा महत्वपूर्ण कवक है, पाइथिएसी फैमिली का मेंबर है, और यह सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यह स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बनाता है, जो लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया होती हैं जिसमें पेपिला भी होता है। और ये जो स्पोरेंजिया हैं वे जर्मिनेट होती हैं, या तो डायरेक्टली जर्मिनेट होती हैं जर्म ट्यूब बना करके,
और या फिर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करती हैं जूस स्पोर्स के थ्रू। और इसके जूस स्पोर्स कैरेक्टरिस्टिकली जैसे कि ओमाइसीडीज के जूस स्पोर्स होते हैं, वैसे हम देख रहे हैं जैसे रेनिफॉर्म जूस स्पोर्स हैं जिसमें 1 विप्लेश एंड 1 टिंसेल यानी बायोफ्लैजेलेटेड हैं, जिसमें 2 कंचाभिकाएं हैं, एक विप्लेश कंचाभिका दिख रही है और एक टिंसेल कंचाभिका दिख रही है। इस तरह के जूस स्पोर रेनिफॉर्म जूस स्पोर्स इसके बनते हैं। ये जो जूस स्पोर्स हैं वे या तो जर्म ट्यूब बना सकते हैं डायरेक्टली और या फिर एनसिस्टमेंट करके एंड देन फिर जर्म ट्यूब्स बना सकते हैं। तो ये इसके लाइफ साइकिल का एक और पिक्चर एलेक्सोपोलस एट ऑल 2009 से लिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसे स्टोमेटा के थ्रू स्पोरेंजियोफोर निकल रहा है, जिसमें सिंपोडियल ग्रोथ है, जिसमें ये लेमन शेप्ड स्पोरेंजिया आपको दिख रही हैं। इनसे जूस स्पोर्स बन सकते हैं और जूस स्पोर्स का अगर पुटिका के रूप में हो गया तो देन एंसिस्टमेंट होने के बाद अगेन उसका जर्मिनेट होकर सोमेटिक हाइफा बन सकता है। या फिर जूस स्पोर्स जो होते हैं वे जर्मिनेट कर जाते हैं स्पोरेंजियम के अंदर ही और उसके बाद डायरेक्टली फिर हाइफा बना सकते हैं। और इसी तरीके से इसका ये ए स्ट्रेन है, ये इसका ए स्ट्रेन है, 2 अलग अलग स्ट्रेन हैं, दोनों में ये चलता रहता है। पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तब यहाँ मियोसिस हो जाती है। मियोसिस होने के बाद 2 की गैमेटेंजिया बनती है, एक oogoनियम है एक एंथ्रीडियम है। oogoनियम जो है वो एंथ्रीडियम को पंक्चर करके बाहर निकल आती है, जिसमें oogoनियम आप देख रहे हैं गोल संरचना दिख रही है, ग्लोबोस संरचना, और ये जो एंथ्रीडियम है वो उसके बेस पे कॉलर के जैसे चिपकी रहती है। फिर इन दोनों में कैरियोगेमी होती है क्योंकि दोनों अब हैप्लॉइड हो गए हैं। जब अगुणित अवस्था से जब दोनों पास पास आकर के कैरियोगेमी करते हैं तो डिप्लॉइड अवस्था शुरू हो जाती है और डिप्लॉइड अवस्था के रूप में एक oospore बन जाता है और बाद में oospore का जर्मिनेशन हो जाता है। तो वो या तो डायरेक्टली स्पोरेंजियम के रूप में हो सकता है, मोस्टली तो इसी तरह से होगा। तो इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल चलता है। जो ये महत्वपूर्ण रोग पैदा करती है उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो इस वीडियो को प्रिपेयर करने में इन कुछ बुक्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट दीज बुक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटफुल लिसनिंग।